सो हे गाइस एंड वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ आवर सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन। और पिछले पार्ट्स में हमने देखा कि बियॉन्डर्स नाम की एक गॉडली स्पीशीज ही इंकर्जन्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल होती है। वो लोग हर प्लेनेट पे, हर मल्टीवर्स की अर्थ पे एक मॉलिक्यूल मैन को भेजते हैं जिसका काम वहां पे जाके एक्सप्लोड होना और उस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देना है। पर हाँ, हमारे अर्थ का मॉलिक्यूल मैन डॉक्टर डूम के पास आता है। डॉक्टर डूम इन मॉलिक्यूल मैन्स को रोकने की कोशिश करता है पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता और कुछ मॉलिक्यूल मैन्स के एक्सप्लोड हो जाने की वजह से कुछ अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है और इम्बैलेंस हो जाता है और इंकर्जन्स होने लगता है। उसके बाद डॉक्टर डूम स्पेस में जाके इन बियॉन्डर्स को रोकने की कोशिश करता है, जहां पे उसे डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज मिलते हैं जो कि इंकर्जन्स के सोर्स को ही ढूंढ रहे थे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर डूम और मॉलिक्यूल मैन ये तीनों टीम अप करते हैं और बियॉन्डर्स की एनर्जी और उन्हीं के मॉलिक्यूल मैन्स की हेल्प से उन्हें हरा देते हैं। उसके बाद डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को बियॉन्डर्स के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है ताकि इंकर्जन्स के इफेक्ट को रिवर्स किया जा सके। पर डॉक्टर स्ट्रेंज के मना करने पे डॉक्टर डूम खुद ही उन पावर्स को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि इंकर्जन्स में सारी अर्थ्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो डॉक्टर डूम सारे यूनिवर्सेस की अर्थ को मिला के एक ही वर्ल्ड को क्रिएट करता है जिसे कि बैटल वर्ल्ड कहा जाता है। और इसी वजह से इस अर्थ पे कहीं सारे थॉर्स है जो कि इस वर्ल्ड की पुलिस है, तो कहीं सारे हल्क्स का एक पूरा किंगडम है। ऐसी बहुत सी क्रेजी चीजें हैं। डॉक्टर डूम खुद इस वर्ल्ड का गॉड एम्परर बनता है बियॉन्डर्स की पावर्स के साथ। उसका एक एडवांस्ड डूम कैसल है, वहां पे एसगार्ड के वर्ल्ड ट्री को उसने अपना थ्रोन और गैलेक्टस को अपना पेट बनाया है। और हाँ, मार्वल के पावरफुल से पावरफुल सुपर विलन्स जैसे कि अपोकलिप्स, मिस्टर सिनिस्टर, इविल मेस्ट्रो, ये सारे उसके बैरन्स है। और हाँ, उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन था रिड रिचर्ड्स, मिस्टर फैंटास्टिक, उसने उसकी आइडेंटिटी को ही इस पूरे वर्ल्ड से मिटा दिया है। इस वर्ल्ड के लोग पुरानी चीजें भूल चुके हैं और मिस्टर फैंटास्टिक की जो पूरी फैमिली थी, सूजन, वेलेना, फ्रैंकलिन, उसे डॉक्टर डूम ने अपनी फैमिली बना दिया था। और मिस्टर फैंटास्टिक ने एक लाइफ राफ्ट बनाई थी जिसमें कुछ सुपर हीरोज इस आखिरी के इंकर्जन को भी सर्वाइव कर जाता है, जिसमें मिस्टर फैंटास्टिक के अलावा माइटी थॉर, कैप्टन मार्वल, ब्लैक पैंथर, स्टार लॉर्ड, स्पाइडरमैन और फीनिक्स की पावर्स वाला साइक्लॉप्स है। और ये सारे सुपर हीरोज और अल्टीमेट यूनिवर्स का मेकर जिसने भी एक ऐसे ही लाइफ राफ्ट बनाई थी, वो और उसकी कबाल की टीम और उसी के शिप में छुपा माइल्स मोरालिस भी 8 साल बाद इस बैटल वर्ल्ड पे लैंड होते हैं। वहां पे उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज मिलता है। अब कुछ इवेंट्स के बाद इन सारे कैरेक्टर्स का सामना गॉड एम्परर डूम से होता है, जो कि मिस्टर फैंटास्टिक को देख के काफी गुस्से में आ चुका था और फिनिक्स की पावर्स वाला साइक्लॉप्स भी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर डूम उसे भी मार देता है। और ये सब देख के डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल को कास्ट करते हैं जिससे ये सारे सुपर हीरोज बैटल वर्ल्ड में अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं और डॉक्टर डूम से बच जाते हैं। और ये सब देख के गुस्से में आ चुका डूम खुद डॉक्टर स्ट्रेंज को ही मार देता है। अब आगे Can I be your superhero? शेरिफ स्ट्रेंज मर चुका था, पर पूरे बैटल वर्ल्ड में ऐसे बहुत से लोग थे जो कि शेरिफ स्ट्रेंज को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और सिर्फ लोग ही नहीं, डॉक्टर डूम की खुद की फैमिली, क्वीन सूजन, वेलेना और फ्रैंकलिन भी स्ट्रेंज को बहुत चाहते थे। और इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूरे बैटल वर्ल्ड को ये झूठ बताया कि उसने नहीं बल्कि बाहर से आए उन लोगों ने ही डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा है। और अपने इसी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के मरने के बाद डूम कैसल में एक प्रोग्राम भी रखा गया। डूम कैसल में डॉक्टर स्ट्रेंज की याद में उनकी एक बड़ी सी स्टैच्यू बनवाई गई थी जिसके पीछे मॉलिक्यूल मैन की भी एक स्टैच्यू थी। और इन्हीं स्टैच्यूज के सामने थॉर्स परेड कर रहे थे। इसी परेड के बीच में से चल के सूजन, वेलेना और फ्रैंकलिन आते हैं। फ्रैंकलिन अपने आप को हवा में लेविटेट करता है, डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैच्यू के आसपास एक हार को अपनी पावर्स की हेल्प से फॉर्म करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मिस्टर स्ट्रेंज, आपके साथ जिसने भी ये किया है उसे उसका बदला लिया जाएगा। इन्हीं थॉर्स की परेड के बीच में जेन फॉस्टर की माइटी थॉर भी मौजूद थी, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद इन थॉर्स के बीच में जा पहुंची थी। और वो डॉक्टर डूम का ये झूठ देख के बहुत हैरान थी। उनमें से एक ओल्ड थॉर कुछ प्रेयर्स को बोलता है और कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को वेलहेला में जगह मिलनी चाहिए। और उन रिचुअल्स के बाद ये प्रोग्राम एंड होता है। पर वेलेना वहां से कहीं नहीं जाती। वो डॉक्टर स्ट्रेंज के उसी स्टैच्यू के पास बैठती है और उन्हें याद करते हुए रोने लगती है। पर तभी वहां पे डूम आता है जो कि वेलेना से कहता है कि उसे रोना नहीं चाहिए। इससे बेटर ये होगा कि वेलेना अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करे और उन क्रिमिनल्स को, उन लोगों को ढूंढे जिनकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ हुई है। ऐसा कहकर वेलेना को कैसल में वापस भेजने के बाद डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन के स्टैच्यू के पास जाता है और वहां पे एक सीक्रेट गेट को ओपन करता है।
और तभी हमें डॉक्टर डूम का सीक्रेट पता चलता है, क्योंकि जिस तरीके से बियॉन्डर्स को उन्हीं की पावर के अलावा मारना पॉसिबल नहीं था, वैसे ही बियॉन्डर्स की पावर्स को ऐसे कैप्चर करना भी पॉसिबल नहीं था। और इसलिए डॉक्टर डूम ने मॉलिक्यूल मैन की हेल्प ली थी, जो कि बियॉन्डर्स की पावर्स को चैनल करके डॉक्टर डूम को देता था। यानी कि एक तरीके से मॉलिक्यूल मैन ही था जो कि डॉक्टर डूम की पावर का सोर्स था। उसी सीक्रेट गेट में से डॉक्टर डूम एक चेंबर में जाता है जहां पे उसने मॉलिक्यूल मैन को छुपा के रखा था। उसके अंदर जाते ही मॉलिक्यूल मैन उससे पूछता है कि क्या डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन के खाने के लिए कुछ लाया है, जिसके जवाब में डूम कहता है कि नहीं। डूम मॉलिक्यूल मैन से कहता है कि स्टीफन स्ट्रेंज की डेथ हो चुकी है। तो मॉलिक्यूल मैन उससे पूछता है कि उसका रीजन क्या था, क्या उसका रीजन कैंसर था। तो डॉक्टर डूम जवाब में कहता है कि नहीं, कैंसर होता तो मैं क्योर कर देता, पर डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ का रीजन उसी के अंदर के कुछ डाउट्स और प्रॉब्लम्स थे। उसी के अगले सीन में वेलेना अपनी लैब में खड़ी थी और वो अपने फ्यूचर फाउंडेशन के साथियों को कुछ समझा रही थी। वो स्क्रीन पे दिखाते हुए अपने साथियों से कहती है कि मैंने काफी सालों तक एनर्जीज के ऊपर रिसर्च किया है और इस बैटल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे इनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं गॉड डूम से आती है या फिर उससे सिमिलर है। पर हाँ, सिर्फ एक ही शख्स इस पूरे बैटल वर्ल्ड में ऐसा था जिसकी खुद की एक अलग एनर्जी थी, जिसकी एनर्जी गॉड डूम के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, और वो था स्टीफन स्ट्रेंज। और इसलिए वो कभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज को ट्रैक तक नहीं कर पाई। पर हाँ, जब एंड की बैटल हो रही थी तब उसने डॉक्टर स्ट्रेंज की भी एनर्जी को ऑब्जर्व किया और उसे लगता है कि मरने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक स्पेल कास्ट किया था। और इतना ही नहीं, वो जो लोग थे जो कि बैटल वर्ल्ड के बाहर से थे, उनकी एनर्जी भी गॉड डूम के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। और मेरा ये मानना है कि मरने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही उन सारे लोगों को बैटल वर्ल्ड में अलग अलग जगह पहुंचा दिया। पर हाँ, ये चीजें मैं डॉक्टर डूम को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे सच जानना है। मुझे सच ये जानना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उन लोगों का साथ क्यों दे रहे थे, उनके साथ क्यों थे, और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन सारे लोगों को अलग अलग जगह पहुंचा दिया था, फिर आखिरकार शेरिफ स्ट्रेंज को मारा किसने। वहीं दूसरी ओर हमारे सुपर हीरोज जिन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज ने बैटल वर्ल्ड पे अलग अलग जगह भेज दिया था, वो भी डॉक्टर डूम को हराने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर चुके थे। मिस्टर फैंटास्टिक और उसी का इविल वर्जन द मेकर डेड सेलेस्टियल की बॉडी के अंदर एक लैब को एस्टैब्लिश कर चुके थे और यहाँ पे डॉक्टर डूम को हराने के तरीके ढूंढ रहे थे। वहां पे द मेकर बोलता है कि मैंने प्रॉफिट को काम पे लगा दिया था, और ये प्रॉफिट और कोई नहीं मैक्सिमस होता है, जो कि एक प्रॉफिट यानी कि एक संत बन के लोगों के बीच में आजादी की बातें करता है, लोगों को भड़काता है और धीरे धीरे गॉड एम्परर डूम के खिलाफ एक बगावत शुरू कर चुका है। द मेकर कहता है कि जब ये बगावत होगी तब हमें डॉक्टर डूम की कोई कमजोरी ढूंढनी होगी, जैसे कि उसके आर्मर का कोई वीक पॉइंट, और उसी का यूज करके हम उसे मार देंगे। लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक बोलता है कि नहीं, हम गॉड एम्परर डूम को मार नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर डूम के मरने से ये वर्ल्ड अनस्टेबल हो गया या फिर जो चीजें उसने अपनी पावर से क्रिएट की है वो अचानक ही शैटर हो गई तो क्या होगा। और ये सुनते ही द मेकर बोलता है कि कभी कभी तुम्हें देख के मैं सोचता हूँ कि तुम मेरा ही एक वर्जन हो, फिर भी इतना डरपोक कैसे हो सकते हो। पर मिस्टर फैंटास्टिक इसे जवाब में बोलता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, बस तुम्हारे और मुझ में फर्क इतना है कि मैं लोगों की परवाह करता हूँ। एक्चुअली द मेकर के यूनिवर्स में उसके यूनिवर्स के डॉक्टर डूम ने द मेकर की फैमिली को ही यानी कि फैंटास्टिक फोर के बाकी मेंबर्स को मार दिया था, और इसलिए रीड का ये इविल वर्जन नफरत से भरा हुआ था और इस वाले डॉक्टर डूम को मार के अपना बदला लेना चाहता था। वो मिस्टर फैंटास्टिक को एक विजुअल भी दिखाता है जिसमें रीड की फैमिली को डूम ने अपनी फैमिली बना के रखा है, पर ये सब देखने के बाद भी रीड द मेकर की बातों के साथ अग्री नहीं होता। और तभी द मेकर गुस्से में रीड से पूछता है कि क्या मिस्टर फैंटास्टिक के पास कोई और प्लान है भी डॉक्टर डूम को हराने के लिए। तब मिस्टर फैंटास्टिक जवाब देते हैं कि हाँ, मेरे पास एक प्लान है और मैंने कुछ लोगों को उस प्लान पे काम करने के लिए भेज भी दिया है। और हम देखते हैं स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस को, जो कि डॉक्टर डूम के डूम कैसल में अपने वेब्स के साथ स्विंग कर रहे थे, और वो पहुंचता है मॉलिक्यूल मैन की स्टैच्यू के पास। वहां पे पहुंचते ही स्पाइडरमैन माइल्स से कहता है कि मिस्टर रीड के डिवाइस के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम का जो एनर्जी सोर्स है वो यहाँ पे जमीन के 10 फीट नीचे है, पर ये बात मेक सेंस नहीं करती। इस जमीन पे लैंड होता है, वो काफी ढूंढते हैं पर उन्हें वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। पर इतनी देर में उनके सामने वेलेना खड़ी होती है। स्पाइडरमैन वेलेना को देख के खुश हो जाता है और उसे उसके नाम से बुलाता है, पर वेलेना जो कि अब सब कुछ भूल चुकी है स्पाइडरमैन को नहीं पहचान पाती। पर स्पाइडरमैन के हाथ में डिवाइस देख के वो स्पाइडरमैन से पूछती है कि क्या वो भी यहाँ पे डॉक्टर डूम के एनर्जी सोर्स को ढूंढने आया है। तो स्पाइडरमैन उसी डिवाइस को दिखाते हुए बोलता है कि हाँ, इस डिवाइस को मिस्टर फैंटास्टिक ने ही बनाया है और वेलेना के ही फादर ने उन्हें यहाँ पे भेजा है।
पर वेलेना जो कि अब अपने रियल फादर को भी भूल चुकी थी, ये बातें नहीं समझ पाती। पर हाँ, वो ये देख के बहुत ही खुश थी कि स्पाइडरमैन उसे पहचानता है, उसे उसका नाम पता है और उसे ऐसा भरोसा हो जाता है कि स्पाइडरमैन अच्छा है। और इसलिए वो स्पाइडरमैन से कहती है कि उसने खुद ने बहुत पहले ही डॉक्टर डूम के एनर्जी सोर्स को ढूंढ लिया था, पर क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गॉड एम्परर डूम के अगेंस्ट जा पाए, उसने कभी भी उस जगह पर एंटर नहीं किया। पर वो स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस को वो गेट दिखाती है जहां से मॉलिक्यूल मैन के चेंबर में एंटर किया जा सके, और वो उन दोनों को उसमें जाने के लिए कहती है। जैसे ही स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस उस चेंबर को एंटर करते हैं, मॉलिक्यूल मैन उन्हें देख के भी पूछता है कि क्या वो लोग मॉलिक्यूल मैन के खाने के लिए कुछ लाए हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि नहीं, पर तभी माइल्स मोरालेस अपनी जेब से एक बर्गर निकालता है जो कि उसने 8 साल पहले अपनी जेब में रखा था। उस लाइफ राफ्ट को एंटर करने से पहले वो मॉलिक्यूल मैन को देता है और मॉलिक्यूल मैन उस बर्गर को खा के बहुत खुश होता है और फिर वो उन दोनों से पूछता है कि वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तब स्पाइडरमैन बोलता है कि वो लोग यहाँ पे डॉक्टर डूम के एनर्जी सोर्स को ढूंढते हुए आए हैं और अगर मॉलिक्यूल मैन उन्हें बता पाए कि डॉक्टर डूम का एनर्जी सोर्स कहाँ मिलेगा तो उन दोनों की बहुत हेल्प हो जाएगी। और तब मॉलिक्यूल मैन बोलता है कि वो लोग डॉक्टर डूम के एनर्जी सोर्स की ओर ही देख रहे हैं, यानी कि वही डॉक्टर डूम का एनर्जी सोर्स है। अब दूसरी ओर ब्लैक पैंथर और नेमोर कहीं सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करके हिडन आइल ऑफ एगामोटो के एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां पे उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक इल्यूजन मिलता है। ये इल्यूजन उनके साथ बातें करने लगता है कि तुम्हारे यहाँ आने का एक ही मतलब है कि मेरी डेथ हो चुकी है और मेरी डेथ के साथ ही इस बैटल वर्ल्ड के कहीं सारे सीक्रेट्स और गॉड एम्परर डूम की सच्चाई भी शायद हमेशा के लिए अब कोई नहीं जान पाएगा। पर तुम लोग यहाँ पे आए हो तो इसकी 2 वजह हो सकती है, या तो मैंने विलिंगली तुम्हें यहाँ पे भेजा है या फिर तुम फोर्सफुली यहाँ तक आ चुके हो। और इसी चीज को टेस्ट करने के लिए वो होलोग्राम उन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टिचाला की स्पेल से पहले जो कुछ बातें हुई थी उसी में से क्लूज ढूंढ के ब्लैक पैंथर उसे एक की बताता है और उसके बाद वो होलोग्राम उन्हें 2 ऑब्जेक्ट देता है। पहला ऑब्जेक्ट नेमोर को मिलता है जो कि होता है सेज करेजियस, जो कि एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू पूरे मल्टीवर्स में कहीं भी ट्रैवल किया जा सकता है। और दूसरा ऑब्जेक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज टिचाला को देते हैं जो कि होता है एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट। इस तरफ थैनोस जो कि शील्ड के दूसरी पार जा गिरा था, उसने एनहाइलेशन वेव के लीडर एनहाइलस को हरा दिया और खुद इस वेव का लीडर बन चुका था। और उसने भी एक बहुत ही डार्क ट्रुथ जान दिया था कि जिस तरीके से डॉक्टर डूम ने जॉनी को यानी कि ह्यूमन टॉर्च को इस वर्ल्ड का सन बनाया था, ठीक उसी तरीके से डॉक्टर डूम ने बेन ग्रिम को यानी कि द थिंग को शील्ड बनाया था। डॉक्टर डूम के किंगडम के आसपास जो वॉल थी वो कुछ और नहीं, द थिंग ही था। और डॉक्टर डूम इसी द थिंग के सर को ढूंढता है और उसे सच्चाई बताता है कि आखिरकार गॉड एम्परर डूम है कौन, किस तरीके से उसने फैंटास्टिक फोर की लाइव्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर वो द थिंग को कहता है कि सच्चाई जानने के बाद क्या तुम उठ के डूम से बदला लेना नहीं चाहोगे। इस तरफ मैक्सिमस ने भी अपनी बगावत शुरू कर दी थी और डॉक्टर डूम जो कि कैसल से इस बगावत के विजुअल्स को देख रहा था, उसने सोचा कि इस बार भी बगावत को शांत करना आसान होगा क्योंकि उसने अपनी बैरन गॉब्लिन क्वीन को भेज दिया था जो कि बागियों के ऊपर अटैक कर रही थी। पर हाँ, इस बार बागियों के साथ कैप्टन मार्वल और मिस्टर सिनिस्टर भी जुड़ चुके थे क्योंकि कैप्टन मार्वल ने बार सिनिस्टर की डायनेस्टी में गिरने के बाद फोर्सफुली मिस्टर सिनिस्टर को अपनी साइड कर दिया था। अब रिबेल्स की फोर्स डॉक्टर डूम की आर्मी पे भारी पड़ने लगी थी कि तभी बैरन अपोकलिप्स अपनी आर्मी के साथ इस वॉर को ज्वाइन करता है और इसलिए वापस रिबेल्स पीछे हटने लगते हैं। पर जेन फॉस्टर की माइटी थॉर जो कि उस वक्त डूम्स गार्ड में थी, थॉर्स के बीच में थी, उसने सारे थॉर्स को गॉड एम्परर डूम की सच्चाई बता दी। उसने उन्हें बताया कि वो लोग जिसे ऑल फादर गॉड डूम समझते हैं वो कोई गॉड नहीं है, वो तो एक्चुअली गुड भी नहीं है। और उसकी सारी बातें समझने के बाद कहीं सारे थॉर्स उसकी साइड हो गए और ये थॉर्स भी रिबेल्स की फोर्स को ज्वाइन करने के लिए आ चुके थे। पर हाँ, ये आसान नहीं होने वाला था क्योंकि आसमान में उस वक्त एक बहुत बड़ी शिप आ चुकी थी जिसमें था मेस्ट्रो और उसकी हल्क्स की पूरी आर्मी। इस और स्टार लॉर्ड ने एक शिप अरेंज की थी और वो इस शिप को लेके मिस्टर फैंटास्टिक और द मेकर के पास पहुंच चुका था क्योंकि उनका प्लान कुछ ऐसा था कि वो लोग एक हाथ से डॉक्टर डूम और उसकी फोर्सेस को वॉर में एंगेज करेंगे और दूसरी साइड से जाके डॉक्टर डूम के एनर्जी सोर्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इसी तरीके से वो तीनों डूम कैसल की ओर जाने लगते हैं। इस तरफ वॉर के बीच में मेस्ट्रो की एक बड़ी सी शिप और उसके अंदर मौजूद हल्क्स की आर्मी से ही
उनकी प्रेजेंस से ही रिबल्स की आर्मी डरने लगती है। पर तभी वहां पे द थिंग आता है अपनी जायंट फॉर्म में, जिसे थैनोस ने सच्चाई बता दी थी। और द थिंग वहां पे आके मेस्ट्रो की शिप के ऊपर टूट पड़ता है और शिप को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और द थिंग के उठते ही वो शील्ड भी हट जाती है और थैनोस बैटल वर्ल्ड के किंगडम को एंटर करता है अपनी एनहाइलेशन वेव के साथ। ये सब देख के गॉड एम्पायर डूम अपने आप को थैनोस के सामने टेलीपोर्ट करता है। वो थैनोस को कहता है कि वो थैनोस से काफी इंप्रेस हो चुका है और ये सब देखने के बाद वो थैनोस को एक ऑफर देगा कि अगर थैनोस चाहे तो अपने इस हर्ड को और वेव को लेके वापस जा सकता है और वो थैनोस को बैरन बना देगा। पर थैनोस उससे कहता है कि डूम सुनो, मेरे पास भी कभी इन्फिनिटी गॉन्टलेट की वजह से गॉडली पावर्स आई थी, पर मैंने उसे यूनिवर्स के बैलेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए यूज करना चाहा। मैंने कभी भी लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया और गॉड्स की पावर को एज अ गॉड ही यूज किया। पर तुम्हें देखो, तुम किस तरीके से पार्शियलिटी और बायस्ड के साथ अपनी पावर्स को यूज कर रहे हो। रियल गॉड मैं हूं और अब इस किंगडम को मैं रूल करूंगा। पर ये सुनते ही डूम काफी ज्यादा गुस्से में आता है और वो थैनोस के पेट में अपने हाथ को घुसा देता है। उससे ये बोलता है, पर अब तुम्हारे पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट नहीं है। ऐसा कहते ही वो थैनोस की पूरी रीढ़ की हड्डी को ही उसमें से बाहर निकाल लेता है और थैनोस की वहीं पर डेथ हो जाती है। इस और द थिंग जो कि मेस्ट्रो के शिप को अब डिस्ट्रॉय कर चुका है, उसके सामने गैलेक्टस आ जाता है जो कि फ्रैंकलिन का पेट है। और गैलेक्टस और द थिंग के बीच में फाइट होने लगती है। पर जब द थिंग देखता है कि गैलेक्टस के ऊपर फ्रैंकलिन खड़ा है, तब वो सोचता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे उसे कितना भी रिवेंज क्यों ना लेना हो, वो फ्रैंकलिन के ऊपर वार नहीं कर सकता। और इसलिए वो वार करना बंद कर देता है और गैलेक्टस अपने एनर्जी ब्लास्ट का यूज करके उसे वहीं पे मार देता है। दूसरी तरफ मिस्टर फैंटास्टिक, द मेकर और स्टार लॉर्ड डॉक्टर डूम के एनर्जी सोर्स के पास पहुंच चुके थे और वहां पे पहुंचते ही ब्लैक पैंथर मिस्टर फैंटास्टिक को कांटेक्ट करके पूछता है कि क्या उन्हें वॉर को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और मिस्टर फैंटास्टिक कहता है कि हाँ, टाइम आ चुका है। और ऐसा कहते ही स्टार लॉर्ड वहां पे बाहर खड़ा रहता है और मिस्टर फैंटास्टिक और द मेकर डॉक्टर डूम के एनर्जी सोर्स के चेंबर में एंटर कर जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर अपनी वकांडा के आर्मी के साथ शील्ड के बाहर खड़ा था। वही वकांडियंस जिन्हें डॉक्टर डूम ने शील्ड के बाहर खुद ही सरवाइव करने के लिए छोड़ दिया था। और उसी के साथ साथ नेमोर खड़ा था मार्वल के ज़ॉम्बीज के सामने और उनके सामने वो सेज करेजियस को ओपन करता है और जोर से चिल्लाता है कि जो भी इसमें से पास होगा वो क्योर हो जाएगा और उसे वापस लाइफ ग्रांट की जाएगी। ऐसा सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज उस गेट में से अंदर जाने लगते हैं। अब स्टार लॉर्ड जो कि मॉलिक्यूल मैन के स्टैच्यू के पास खड़ा हुआ नजर रख रहा था, उसके सामने ब्लैक स्वान आती है। ब्लैक स्वान डॉक्टर डूम की एक क्लोन थी, तो वो वापस डॉक्टर डूम को ज्वाइन कर चुकी थी और इसलिए वो स्टार लॉर्ड के ऊपर हमला कर देती है। स्टार लॉर्ड और ब्लैक स्वान के बीच में लड़ाई हो रही थी और उसी लड़ाई में धीरे धीरे स्टार लॉर्ड काफी घायल हो गया। पर स्टार लॉर्ड ने एक प्लान सोच के रखा था। वहां पे वर्ल्ड ट्री की एक रूट पड़ी थी और स्टार लॉर्ड अपनी पॉकेट में से ग्रूट की एक आखिरी ब्रांच निकालता है और उस वर्ल्ड ट्री की रूट में उसे इंजेक्ट कर देता है। और इसकी वजह से ग्रूट वर्ल्ड ट्री की फॉर्म में एक जायंट बड़ी सी फॉर्म में वापस से रेजरेक्ट यानी कि जिंदा हो जाता है। ग्रूट पूरे डूम कैसल को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही वो गैलेक्टस के साथ फाइट करने लगता है और वर्ल्ड ट्री और ग्रूट का कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग था कि वो गैलेक्टस तक को मार देता है। दूसरी ओर सेज करेजियस में से निकले अनकंट्रोल्ड मार्वल ज़ॉम्बीज डूम की पूरी फोर्स को मारने लगता है और उन्हीं के बीच में से टिचाला, उसकी वकांडियन आर्मी और नेमोर भी बाहर निकलते हैं, जिन्हें देख के डॉक्टर डूम बोलता है कि तो तुम थे, वो तुम ही थे जो कि इन सब के पीछे हो और तुम चाहते क्या हो। देखो, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें वकांडा और एटलांटिस दोनों को रिस्टोर करके दे सकता हूं और तुम लोग बैटल वर्ल्ड में ही अपने अपने किंगडम्स को रूल कर सकते हो। लेकिन टिचाला कहता है कि नहीं, वो आखिरकार क्या होगा, तुम्हारी तरह एक फेक किंगडम। डूम, तुम्हारे पास शायद एक किंग की पावर्स आ चुकी है, पर तुम्हारे पास कभी भी एक किंग की विजडम नहीं थी और आज तुम्हारा ये रूल एंड होगा। ऐसा कहते ही टिचाला उसे अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट दिखाता है और टिचाला उसकी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर और दूसरी साइड गॉड एम्पायर डूम और उसकी बियॉन्डर्स की पावर आपस में टकराते हैं और ये मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री की सबसे खतरनाक बैटल थी। दूसरी तरफ मिस्टर फैंटास्टिक और द मेकर मॉलिक्यूल मैन के चैम्बर को एंटर करता है और जैसे ही द मेकर मॉलिक्यूल मैन को देख लेता है,
वो रीड को पकड़ के उसे मारने की कोशिश करता है ताकि वो अकेले ही मॉलिक्यूल मैन की पावर्स को अपने पास ले सके। पर ये देखते हुए मॉलिक्यूल मैन खुद ही द मेकर को मार देता है और रीड से कहता है कि काफी टाइम बाद तुम्हें देख के अच्छा लगा। यहाँ पे ब्लैक पैंथर और डॉक्टर डूम के बीच की फाइट में ब्लैक पैंथर हार चुका था, वो नीचे गिर चुका था और बहुत ही ज्यादा घायल था। और उसे देख के डॉक्टर डूम बोलता है कि देख लो टिचाला, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, तुमने कई सारे लोगों को मरने दिया, पर तुमने आखिरकार क्या पाया? कुछ भी नहीं। ये सुनते ही टिचाला हंसने लगता है, जिसे देख के डॉक्टर डूम समझ जाता है। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ एक डिस्ट्रैक्शन था और वो जोर से चिल्लाता है कि रीड। ऐसा बोलते ही डॉक्टर डूम अपने आप को मॉलिक्यूल मैन के चेंबर के बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। चेंबर में उतरते उतरते डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड्स से कहता है कि मेरे पास बियॉन्डर्स की पावर्स है, मैं एक ही स्नैप से तुम्हें एग्जिस्टेंस से मिटा सकता हूँ। ऐसा बोलते ही डॉक्टर डूम स्नैप करता है, पर मिस्टर फैंटास्टिक के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और तभी वहां पे मौजूद मॉलिक्यूल मैन डॉक्टर डूम से पूछता है कि क्या तुम मेरे खाने के लिए कुछ लाए हो? और डॉक्टर डूम कहता है कि नहीं। तो मॉलिक्यूल मैन बोलता है कि ये चीज तुम दोनों को मेरे लिए इक्वल बनाती है, यानी कि मॉलिक्यूल मैन ने डॉक्टर डूम से बियॉन्डर्स की पावर्स ले ली थी। और उसके बाद डॉक्टर डूम और मिस्टर फैंटास्टिक के बीच में फाइट होने लगती है और यहाँ पे डॉक्टर डूम के पास बियॉन्डर्स की पावर्स नहीं, वो दोनों लड़ने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। रीड बोलता है कि तुमने मुझसे मेरा एग्जिस्टेंस छीन लिया, मेरी फैमिली छीन ली। डॉक्टर डूम जवाब देता है कि देखो अपने आप को, तुम एक डरपोक हो जिसने बस खुद को बचाया और मुट्ठी भर लोगों को बचाया, और मैंने सबको, पूरे मल्टीवर्स को बचाया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर कर पाते? तो रीड जवाब देता है कि मुझे हमेशा से लगता था कि तुम खुद से बेहतर बन पाते, पर आज तुमने मुझे निराश कर दिया। जिसके जवाब में डॉक्टर डूम वापस पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे बेहतर कर पाते? तो रीड बोलता है कि ये बात तुम भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ कि मैं तुम जैसा नहीं बनता, मैं तुमसे बेहतर ही करता। तो डॉक्टर डूम बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे बेहतर बनते, पर अब मरो। ऐसा बोलते ही डॉक्टर डूम रीड को ओवरपावर करके उसे मारने ही वाले होता है कि मॉलिक्यूल मैन बोलता है कि अगर तुम दोनों इस बात से अग्री करते हो तो फिर ऐसा ही करते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि टिचाला, जो कि वॉर के बीच घायल पड़ा है, वो अचानक से वापस वकांडा में होता है और कुछ वकांडियंस को एक टेक्नोलॉजी सिखा रहा था। और उसके बाद हम स्पेस में एक रॉक को देखते हैं जहां पे मिस्टर फैंटास्टिक, मॉलिक्यूल मैन और फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम, साथ ही साथ वेलेना और फ्रैंकलिन खड़े हैं। यानी कि मॉलिक्यूल मैन ने डॉक्टर डूम से बियॉन्डर्स की पावर्स को ले लिया था और उसे रीड को दे दिया था। और हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल मैन अपनी एनर्जी को फ्रैंकलिन में ट्रांसफर कर रहा है और फ्रैंकलिन अपनी पावर्स का यूज करके यूनिवर्सेस को क्रिएट कर रहा है, यानी कि यूनिवर्सेस को वापस से रीएस्टैब्लिश किया जा रहा है। माइल्स मोरालेस और स्पाइडरमैन भी एक सिटी के हाई राइज बिल्डिंग पे खड़े हैं और उनके पीछे से मॉलिक्यूल मैन आके माइल्स को कहता है कि बच्चे, तुम्हारा मुझ पे एक बर्गर का एहसान बाकी है। और फिर हम डॉक्टर डूम को देखते हैं जो कि लेथवेरिया में अपने कैसल की बालकनी में खड़ा था और वो अपना मास्क उतार के अपने चेहरे को देखता है तो वो ठीक हो चुका है, पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। और यही चीज दिखाती है कि रीड और डॉक्टर डूम में सच में फर्क था। यही फर्क है एक सुपर हीरो और एक विलन में, क्योंकि मिस्टर फैंटास्टिक ने गॉडली पावर्स आने के बाद डॉक्टर डूम से बदला नहीं लिया, बल्कि उसे इंप्रूव ही करने की कोशिश की। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। पर अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, थंडरबोल्ट्स, वैसी कहीं सारी स्टोरीज में जल्दी लाऊंगा और भी क्रेजी कॉमिक बुक स्टोरीज है जिन्हें कवर करने की मैं कोशिश करने वाला हूं। और इसके अलावा एक वीडियो ऐसा आएगा जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि एमसीयू की जो सीक्रेट वॉर्स मूवी होगी वहां पे कॉमिक बुक के कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं और मार्वल उन्हें कैसे एस्टैब्लिश कर रहा है और कुछ चीजें कैसे चेंज की जाएगी, कौन सी नई चीजें हमें देखने को मिल सकती है। तो ये वीडियो भी जल्दी आएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर दो और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।